हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और आज हम करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, तो इसको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो हाँ भाई, जितने भी क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे सबका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आना चाहिए। ठीक है, रेडी है सभी? एकदम रेडी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, अभ्यास यानी कि आपकी एक्सरसाइज में पहला सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल है, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट हैं, एक सवाल है आपका, और जो आंसर आपको सही लगता है वो आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो बता दो भाई जल्दी से, कौन सा कथन सही है इनमें से? हाँ जी, तेजी से आंसर आना चाहिए, तेजी से, जल्दी 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 कमेंट में सभी को आंसर देना है। देखें, चलिए तो आंसर क्या बनेगा? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। अब बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं? कुछ हद तक तो सीधे सही लग रहे हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है? नहीं, ये बहुआयामी परिघटना है। बहुआयामी यानी कि ना सिर्फ आर्थिक होकर, आर्थिक होने के साथ साथ ये राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिघटना भी है। क्लियर? चलिए, तो सिर्फ आर्थिक नहीं भाई। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी क्या पूरी दुनिया में? बिल्कुल गलत बात है। 1991 से नियम कायदे कानून के अनुसार लागू किया गया था, नई आर्थिक नीति के तहत लागू किया गया था। लेकिन वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है वो तो काफी पुराने समय से चला आ रहा है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है क्या? ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर जो है क्या वो एक सा है? बिल्कुल नहीं। क्लियर? तो सबसे सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी कमेंट में देना है। तो भाई ध्यान से सुनना है यार, ये क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जैसे कि पहला क्वेश्चन था, आपको लग रहा था चारों सही हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है कि कौन सा कथन ज्यादा सही हो सकता है, कौन सा कथन हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको एक सही आंसर मिल जाएगा। चलिए, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? सवाल है, सवाल पूछा गया है आपसे कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। विषम यानी कि एक सा नहीं रहा है। फिर बी क्या है कि सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ठीक है,
ऑप्शन सी, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है क्या? या ऑप्शन डी, वैश्वीकरण से अनिवार्यतया सांस्कृतिक समरूपता आती है? बता दो भैया जल्दी से, ए बी सी डी, जल्दी जल्दी जल्दी। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में ये सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या होगा सही उत्तर? तो बता दो जल्दी से। हाँ जी, देखें तो चलिए देख लेते हैं कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ये बात एकदम सही है, यानी कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी देशों पर और सभी समाजों पर एक सा नहीं देखा गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि प्रभाव समान रहा है, तो ये बात तो ऑटोमेटिकली ही गलत हो गई, क्योंकि ऑप्शन ही सही हो गया। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जाना कि ना सिर्फ आर्थिक, ना सिर्फ राजनीतिक, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर एक जगह हमें वैश्वीकरण का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। फिर वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक समरूपता यानी कि वैश्वीकरण के द्वारा क्या सभी संस्कृतियां एक सी दिखाई देने लगी हैं? नहीं। क्लियर? चलिए, तीसरा सवाल है कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? हाँ जी, पूरा एकदम चैप्टर से ही सीधे सीधे उठाए गए हैं। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण क्या है, एकदम सीधे सीधे सवाल हैं भाई। इसलिए कहती हूं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागें, कि जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है उसको डायरेक्ट अटेंड कर लो, बाकी के टॉपिक को छोड़ दो। तो जब तक टॉपिक नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करोगे? है कि नहीं? चलिए, तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण जो है प्रौद्योगिकी है क्या? प्रौद्योगिकी यानी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी है क्या? जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है क्या? फिर वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ क्या? या वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है? बताओ क्या होगा सही आंसर, ए बी सी या डी? हाँ जी, स्पीड में बताइए, क्या लगता है आपको? जल्दी 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 जल्दी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए देख लेते हैं। तो वैश्वीकरण के एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। जी हाँ, क्या? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। कैसे? तो भाई, जब एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में गई और उसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम पूरी दुनिया से परिचित हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम बात करें, सबसे पहले हमने टेलीविज़न के जरिए हर जगह को देखा था, हर जगह को जाना था, है कि नहीं? जाना था कि नहीं? और उसके पहले की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर के जरिए, मैगजीन के जरिए, किताबों के जरिए जाना था। तो ये जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स हैं, किताबें हैं, वो कैसे प्रिंट हुई, वो कैसे छपी? वो भी टेक्नोलॉजी की बदौलत ही छापी गई। बताइए बताइए, टेक्नोलॉजी की बदौलत ही छापी गई ना? बोलो, से यस और नो? हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसके जरिए किताबें छपी, समाचार पत्र छपे, मैगजीन्स छपी, और वो एक जगह से दूसरी जगह गई, प्रिंटिंग सामग्री लोगों ने पढ़ा और दुनिया को जाना। उसके बाद टेलीविज़न आया, चलचित्र आया, है कि नहीं? तो हम टीवी को कितनी उत्सुकता से देखते थे। पुराने समय में बहुत ही कम घरों में टीवी हुआ करती थी, तो जिस घर में भी, मोहल्ले के जिस घर में भी टीवी है, उस जगह उसके घर में सभी लोग टीवी देखने आ जाया करते थे और बड़े अचंभे के साथ देखते थे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, दूर की चीज़ें इतने पास से कैसे दिखाई दे रही हैं, इतने अच्छे से कैसे दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, फिर कलरफुल आई, कलर टीवी आई, रंगीन टीवी आई, है कि नहीं? तो ये सब कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी के जरिए। फिर इंटरनेट आया, मोबाइल आए, उनके जरिए हमने चीज़ों को देखा, कंप्यूटर के जरिए चीज़ों को देखा। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी बदौलत?
टेक्नोलॉजी की बदौलत। जो ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता कि आप किस शहर के स्टूडेंट हो, किस राज्य के स्टूडेंट हो, आपको भी नहीं पता कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं, हमारे बीच कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहे हैं, आप कैसे स्टडी कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बदौलत, है कि नहीं। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, चलिए 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, या वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो बता दो कौन सा कथन जो है सबसे ज्यादा सही बैठता है, सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। चारों में कुछ कुछ बातें आपको सही लग रही होंगी, लेकिन 4 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे ज्यादा सही है। तो बता दो जल्दी से कौन सा कथन सबसे ज्यादा सही है। हाँ जी, A, B, C या D, जल्दी 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 देखें। चलिए तो देख लेते हैं। तो वैश्वीकरण का संबंध किससे है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, क्योंकि दुनिया के लोग, दुनिया के देश जब हर एक कारण की वजह से जुड़े, टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े, आर्थिक रूप से जुड़े, सामाजिक रूप से जुड़े, सांस्कृतिक रूप से जुड़े, राजनीतिक रूप से जुड़े, तभी तो वैश्वीकरण संभव हो पाया है। अब बाकी के 3 ऑप्शन कैसे गलत हैं, क्यों गलत हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है ऑप्शन ए में कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही, बिल्कुल नहीं। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, ये बात गलत है। मूल्यों का संघर्ष यानी कि जो हमारी इथिकल वैल्यूज हैं वो क्या वैश्वीकरण के कारण चेंज नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। कहीं के वैल्यूज कुछ हैं, कहीं के वैल्यूज कुछ हैं, कहीं के संस्कार कुछ हैं, तो आपस में टकराव होता है इनमें, बिल्कुल होता है। फिर वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, यानी कि मुख्य रूप से सेवाओं का महत्व है, तो ये बात भी गलत है। सबसे सही बात क्या होती है कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। ऑलराइट, चलिए तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस तरीके के आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं और हम जिनको सॉल्व कर रहे हैं, उन हर एक ऑप्शन के जरिए पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। कैसे? क्योंकि वैश्वीकरण के बारे में ही हर एक क्वेश्चन में हमसे बात पूछी जा रही है और चारों ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं कि हर एक ऑप्शन पर हमें नजर डालनी पड़ रही है कि क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ भाई, बताइए बताइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल सेट। तो देखें, आ जाइए। तो कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। यानी कि वैश्वीकरण के पक्ष में जो लोग हैं, समर्थन में है, वो कहते हैं कि वैश्वीकरण से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। क्या? वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है, आलोचक यानी कि जो वैश्वीकरण को क्रिटिसाइज करते हैं, वैश्वीकरण के विरोध में बात करते हैं, वो अपना तर्क पेश करते हैं, वो अपना लॉजिक रखते हैं कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। या वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है और कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है, सही नहीं। तो भाई इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सही गलत हाँ नहीं, उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी रहे। जब आप ऑप्शन को पढ़ो तो आपके दिमाग में ये आए कि भाई सही या गलत क्या बताना है। तो आप जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे, तो वैसे वैसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाओगे या अंदर लेते जाओगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है, क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है? तो वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, नहीं। जबकि वैश्वीकरण के आलोचक क्या कहेंगे, जो वैश्वीकरण के विरोध में बात करते हैं, वो क्या कहेंगे कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता नहीं आएगी। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है। अभी हमने एक ऑप्शन में सही आंसर लगाया था कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, वहीं से ये सवाल आया है और इसके घटक कौन कौन से हैं, ये सवाल है आपके सामने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हाँ जी, देखिए आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो शुरुआत कुछ हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, कि दुनिया भर में अंतर संबंध का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से दुनिया को आपस में जोड़ना। ठीक, क्या क्या देखना भाई ध्यान से। वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए क्या क्या जरूरी है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी और विचार। ठीक है, तीन बातें यहां पर हमें दी गई हैं। कौन कौन सी? वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी और विचारों और लोगों के मुक्त प्रवाह। लोग, ठीक, लोग, इन सब का क्या होना चाहिए? मुक्त प्रवाह, यानी कि एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में मुक्त रूप से जाएं, आए। एक देश की सेवा दूसरे देश में आए और जाए। एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश की तरफ एक्सचेंज हो। विचार एक्सचेंज हो, लोग एक्सचेंज हो, यानी कि एक देश के लोग दूसरे देश में काम करने के लिए जाएं। तो ये क्या है? इन सब का अगर मुक्त प्रवाह होता है, फ्री फ्लो होता है, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा? वैश्वीकरण बढ़ेगा। इन्हीं के जरिए हमें क्या दिखाई देगा? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव दिखाई देगा। इन्हीं सबके जरिए दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, अब हमसे इसके घटक पूछे थे, ठीक है, तो इसके घटक देख लेते हैं। पहला घटक है कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो का मतलब क्या है? पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह, ठीक है, कैपिटल फ्लो का मतलब क्या है? पूंजी प्रवाह। पूंजी मतलब कैपिटल, मतलब यानी कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो क्या होगा? फ्री में होगा क्या? नहीं होगा, पैसे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि भारत का व्यापार मान लेते हैं कि भारत का व्यापार किसके साथ हो रहा है? अमेरिका के साथ हो रहा है। भारत ने कोई चीज अमेरिका को भेजी। भारत की करेंसी क्या है? रुपीज। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, तो जब भारत इनको कोई सामान भेजेगा तो भाई साहब अमेरिका किस में पेमेंट करेगा? डॉलर में। हमारे पास काहे में पैसे आएंगे भैया? डॉलर में पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। ठीक है, फिर मान लो कि भारत ने अमेरिका से कोई चीज खरीदी तो किस में पेमेंट होगी? रुपीज में पेमेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो भारत का रुपीज कहाँ जाएगा? अमेरिका। तो करेंसी एक्सचेंज हुई, पूंजी का प्रवाह हुआ, कैपिटल फ्लो हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक, एक घटक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रेड फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं का प्रवाह। ठीक है, तो कैपिटल फ्लो को और अच्छे से समझ लेते हैं कि यह देशों के बीच ऋण या व्यावसायिक निवेश के माध्यम से संसाधनों का प्रवाह है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ट्रेड फ्लो ऑफ गुड्स। तो यह देशों के बीच माल के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। गुड्स यानी कि वस्तुएं, चीजें, यानी कि एक देश का माल दूसरे देश में जा रहा है। तीसरा है श्रम प्रवाह, यानी कि लेबर फ्लो। ठीक है, तो यह रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर ब्रेन को संदर्भित करता है। यानी कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में काम करने के लिए जाएंगे, यानी कि जब एक देश के लोगों का दिमाग दूसरे देश के काम में लगेगा, दूसरे देश के लोगों का ब्रेन यहाँ के काम धाम में लगेगा, तो ये क्या है? श्रम का प्रवाह। तो तीन चीजें, तीन घटक यहां पर मायने रखते हैं। वो तीन घटक कौन कौन से हैं? देखें भाई, तीन घटक कौन कौन से हैं याद रखना है आपको। वो तीन घटक हैं
पहला क्या है? पहला है कैपिटल फ्लो यानी पूंजी प्रवाह, ठीक। दूसरा क्या है? वस्तुओं का प्रवाह, वस्तु या चीजों का प्रवाह। और तीसरा क्या है? श्रम प्रवाह। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, कंसेप्ट समझा दिया है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हेड पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले तो ये बता देना है कि किस तरीके से वैश्विक पारस्परिक जुड़ाव जो है होता है। क्लियर? एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये कर लेना है कि इतनी आपको एक डेफिनेशन लिख लेनी है। क्या हो रहा है? हाँ, ये जो है इस तरीके से आपको इंट्रो लिख देना है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है। और उसके बाद जो है आपको 3 घटक इस तरीके से लिख देने हैं। तो 3 घटक आपको ये याद रखने हैं, पूंजी प्रवाह, वस्तु प्रवाह और श्रम प्रवाह। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है? ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखिए आंसर की तरफ। हाँ जी, तो देखो एक बात मैं आपको सिखाऊं कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर मान लो एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार में समझ में नहीं आता है तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक। उसके बाद आंसर को दिमाग में फ्रेम करो कि हाँ भाई इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। देखना, इतने जल्दी आप बड़े बड़े आंसर लिखना सीखोगे और इतने जल्दी आप हर एक क्वेश्चन को डील करना सीखोगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के योगदान को हम समझते हैं। देखें, प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या आता है भाई? छोटी से छोटी चीज़ों की हम बात करें, सेल फोन, मोबाइल फोन आजकल छोटी चीज़ है, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बच्चे के पास है। उसी के जरिए, उसी एक मोबाइल के जरिए हम पूरी दुनिया घूम रहे, घर बैठे, घर के एक कोने में बिना सोफे से हिले, बिना बेड से हिले हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं। हमें होश नहीं रहता कि हमारे घर के किचन में क्या चल रहा है या दूसरे कोने में क्या चल रहा है, कि छत पे क्या चल रहा है। इवन बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश का मजा लेने के लिए नहीं जाएंगे आप, आपके मोबाइल में भैया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज का मौसम ऐसा ऐसा रहेगा, है कि नहीं। इतना ज्यादा हम उस सेल फोन में, इतना ज्यादा हम उसकी टेक्नोलॉजी के जरिए उसको उपयोग करने में घुस गए हैं, है कि नहीं? बताइए, बस वही बातें मैं आपको बता रही हूं। तो देखें, सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन और माइक्रोचिप के रूप में तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, राजधानियों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्वीकरण में योगदान दिया है। चलिए, अब इसको मैं और डिटेल में समझाती हूँ। अभी तो मैंने बताया कि आप घर बैठे हर चीज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, आपको कोई जॉब करनी है, राइट? तो अब जॉब खोजने के लिए उस शहर में हमें जाना नहीं पड़ता कि हम उस शहर में जाएंगे, पता करेंगे, भटकेंगे, फिर हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर 100 कंपनी में हम इंटरव्यू देंगे, उसके बाद पता नहीं किसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अब आप घर बैठे ही अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से, उसी सेल फोन के जरिए, उसी मोबाइल फोन के जरिए, उसी इंटरनेट के जरिए घर बैठे अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वेबसाइट से जॉब सर्च कर सकते हैं। घर बैठे ही उस जॉब का इंटरव्यू दे सकते हैं, इवन वो फॉरेन की कंपनी क्यों ना हो, और घर बैठे ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जिस तरीके की जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, उसका कोर्स भी आप 6-6 महीने का घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठे उसका सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है टेक्नोलॉजी के जरिए? बताइए, यही बात यहां पर कही गई है कि सेल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन, माइक्रोचिप के रूप में तकनीकी उपकरणों ने, यानी कि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है और उसी के जरिए लोगों के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। राजधानी और लोगों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित करने की आप यहाँ बैठे हो, आपकी इच्छा हुई वहां घूमने जाना है, आपके पास पैसा है, आपने देखा इंटरनेट पर भाई ये जगह कहाँ कहाँ है, कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, कहाँ खाने की व्यवस्था होगी, क्या क्या घूमने की, और आप पहुंच जाते हो, है कि नहीं। आपको यहाँ घर बैठे जॉब मिल गई, पर उस शहर में जाके जॉब करनी है, आप फौरन पहुंच जाते हो, घर बैठे इंटरव्यू देके पहुंच जाते हो, ठीक है। तो तीव्र गति से स्थानांतरित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्वीकरण में जो है योगदान दिया है किसने? टेक्नोलॉजी ने। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो अभी? टेक्नोलॉजी के जरिए। आपके पास मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा, उसमें इंटरनेट होगा और आप पढ़ रहे हो, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए। स्मार्ट बोर्ड है मेरे पास, स्मार्ट पेन है मेरे पास, कैमरा है मेरे पास, कंप्यूटर है मेरे पास, है कि नहीं। उसी के जरिए आप पढ़ पा रहे हो और मैं उसी के जरिए आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी का योगदान आपको समझ में आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में, विकासशील देश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो धीरे धीरे विकास कर रही हैं, जैसे कि भारत, तो वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। राज्य की भूमिका कैसे बदल रही है, वो भी आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। तो देखें, विकासशील देशों में यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत जैसी कंट्री हैं, इन कंट्रीज में वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें बनता है कि वैश्वीकरण राज्य क्षमता को कम करता है, अर्थात सरकारों की क्षमता को कम करता है, जो वे करते हैं, यानी कि सरकारों को जो करना चाहिए, वैश्वीकरण के कारण उनकी क्षमताएं कम हो रही हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है हमें। वैश्वीकरण को एक तरीके से कहा जाए तो विकासशील देशों के संदर्भ में क्रिटिसाइज करना है। फिर बाजार, विकासशील देशों के बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है कि कैसे वैश्वीकरण के चलते हम अपने मार्केट को स्टेबल रखें, हमारा मार्केट बहुत अच्छे से चले, हमारी आर्थिक स्थितियां अच्छे से चले, हमारा समाज अच्छे से चले। वैश्वीकरण के कारण इन सब में उथल पुथल मची रखी है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं कि सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, ठीक है, उस पर मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उन्होंने कहा कि नहीं हमें व्यापार करना है, हमें परमिशन दो। सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ने देखा क्या अपना प्रॉफिट, बाकी हर जगह का प्रॉफिट देखा नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं क्योंकि उनकी स्वयं की रुचि की पूर्ति सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करती है। क्लियर? तो ये रहा इसका क्या, आलोचनात्मक मूल्यांकन। ऑलराइट, चलें आगे। चलिए इसमें आखिरी पॉइंट है, एक और पॉइंट देख लेते हैं कि पुराना कल्याणकारी राज्य अब कानून और व्यवस्था के रखरखाव और सुरक्षा के रूप में कुछ मुख्य कार्य करने के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम राज्य का रास्ता दे रहा है। तो ये 4 बातें हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं। इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है। क्या पूछा गया है आपसे कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या निकले हैं। क्योंकि हमने शुरू से जाना कि वैश्वीकरण क्या है, एक आर्थिक घटना है कि नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ एक आर्थिक घटना है। क्योंकि जब दुनिया के देश और दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े तो व्यापार करने के लिए ही जुड़े थे, तो शुरुआत तो आर्थिक रूप में ही हुई थी। तो वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या निकले, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला, यानी कि वैश्वीकरण के जो आर्थिक परिणाम निकलते हैं उन परिणामों का असर भारत पर क्या पड़ा, यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यदि हम सकारात्मक प्रभावों को देखते हैं तो पूंजी के आयात और आंदोलन पर प्रतिबंध भी कम हो गया है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बताए गए हैं, सकारात्मक प्रभाव हमें बताए गए हैं कि यदि हम सकारात्मक प्रभावों को देखते हैं तो पूंजी के आयात और आंदोलन पर प्रतिबंध कम हो गया है। जो पहले प्रतिबंध लगे थे कि एक देश से दूसरे देश की तरफ आयात या निर्यात नहीं होना है या कैपिटल फ्लो नहीं होना है, वो अब होने लगा है आसानी से।
इसने राष्ट्रीय सीमाओं के पार इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी सेवाओं का प्रसार किया है। अब हम घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया भर की खबरें जान सकते हैं, दुनिया भर का काम कर सकते हैं, दुनिया भर में कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहां पर नकारात्मक प्रभावों की भी बात कही गई है, नकारात्मक आर्थिक प्रभावों की भी बात कही गई है कि अगर हम नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को देखें तो आर्थिक वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में विविध राय बनाई है, यानी कि अलग अलग राय बनाई है, जिससे समाज के एक छोटे से हिस्से को ही फायदा हो। ठीक है, समाज के एक छोटे से हिस्से, यानी कि यहां पर नकारात्मक प्रभाव में अमीर और गरीब के बीच का भेद बताया गया है। किसका? अमीर और गरीब के बीच का भेद बताया गया है कि वैश्वीकरण के चलते अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, यानी कि अमीर वर्ग और ज्यादा ऊपर उठ रहा है और गरीब वर्ग जो है वो नीचे आता जा रहा है, यानी कि गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हो रहा है। ऐसा आर्थिक परिणाम भारत में वैश्वीकरण का देखा गया है। ऑलराइट, चलिए, और आगे बताया गया है कि यह दुनिया भर में लोगों की आवाजाही के बराबर समानता नहीं रखता, अर्थात विकसित देशों ने अपने नागरिकों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीजा नीतियों के साथ अपनी सीमाओं का सावधानी पूर्वक संरक्षण भी किया है। अगली बात है, किसने राज्यों में भी असमानता पैदा कर दी है? किसने? वैश्वीकरण ने, कि अमीर को अधिक अमीर बना दिया। जो अमीर स्टेट हैं, संपन्न राज्य हैं, वो और ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं और गरीब राज्य और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि भारत पर वैश्वीकरण के कई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे सेल फोन, फास्ट फूड आदि और नए रोजगार सृजित हुई हैं। अब सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन जो है अलग अलग कंपनीज के होते हैं और ये कंपनियां अलग अलग देशों की होती हैं, लेकिन वो सेल फोन, वो मोबाइल फोन हर एक कंट्री में अवेलेबल होता है, यानी कि ये किसकी देन है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की देन है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि सेल फोन, फास्ट फूड आदि नए रोजगार सृजित हुए हैं। एमएनसी ने काफी सारे नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे हैं। इसने निजी विदेशी पूंजी और निर्यात उन्मुख गतिविधियों की आमद को आमंत्रित किया है, यानी कि भारत के लोगों की दूसरी कंट्री में भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनके दूसरे कंट्री में भी खुद की निजी संपत्ति है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में आई हैं उनकी भी इधर पर संपत्ति है। इसको बढ़ावा दिया है और निर्यात उन्मुख गतिविधियों की आमद को आमंत्रित किया है, यानी कि भारत से भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा मात्रा में सामान किया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए अब क्या है अगला सवाल, 10वां सवाल है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आंसर अपने आप आपके दिमाग में आएगा। तो सवाल है क्या पूछा गया है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? क्या पूछा गया है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? चलिए देख लेते हैं, यानी कि संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या परिणाम निकल के आ रहा है। देखें कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक हुई हैं और कैसे दूसरे देशों की संस्कृतियों का प्रभाव अन्य दूसरे देशों पर पड़ा है। ठीक है, तो सांस्कृतिक परिणाम केवल सांस्कृतिक विविधता के लिए नेतृत्व नहीं करते। सभी संस्कृतियां हर समय बाहर के प्रभावों को स्वीकार करती हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें, भारत के पहनावे की, ठीक है, जो भारत का असल पहनावा है, भारत का जो असल खान पान है, भारत का जो धर्म है, जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, कर्मकांड है, जो भाषा है, जो बोलचाल है, ये सब चीजें, रहने के तौर तरीके हैं। तो क्या भारत की संस्कृति पर, भारत के कल्चर पर इन सब का असर नहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। आप कहीं भी देख लें, हर जगह आपको भारत में पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का असर हर जगह दिखाई देगा। पहनने में, खाने में, चीजों में, घरों में, हर एक चीज में दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारी पसंद को कम करने के लिए कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं और शायद ही कभी बाहरी प्रभाव विकल्पों को बढ़ाते हैं या परंपराओं को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। यानी कि इसमें सीधा सा कहा गया है कि अगर हम दूसरे देशों के कल्चर को अपनाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कल्चर प्रभावित ना होगा, क्योंकि आप 50-50 में चल रहे हो।
कि भाई जो हमारा भारत का कल्चर है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हम 30 त्योहारों पर जो है मानेंगे। आजकल पहनावे की ही बात करें तो रेगुलर बेसिस पर या पार्टीज में वेस्टर्न पहनावा ही दिखाई देता है। ठीक है, जब हिंदू 30 त्योहार होते हैं तब आपको दिखाई देगा भारतीय पहनावा। खाने पीने की बात करें तो भाई रोज का खाना क्या होना चाहिए, किसी भी इंसान का एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी फल ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा खान पान भी हो चला है, फास्ट फूड हम खाने लगे हैं, तो डेली में हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। यानी कि हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जी रहे हैं, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है कि जो दूसरे देशों की संस्कृति है वो दूसरे यानी कि हमारे देश की संस्कृति को प्रभावित करती ही है किसी ना किसी रूप में। जैसे बर्गर मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप मसाला डोसा के बदले उसके ऑप्शन में आप बर्गर खाना चाहें तो वो विकल्प तो नहीं है कि नहीं। नीली जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ अच्छी तरह से जा सकती है, तो मेल जोल दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि कुर्ते के साथ बहुत सारे लड़के आपको जीन्स पहनते हुए दिखाई देंगे, तो जमता है वो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा ही है कि नीली जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ अच्छी तरह से जा सकती है। यानी कि संस्कृतियों का मेल भी दिख रहा है, पहनावे में बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण हर बार सांस्कृतिक विविधता का नेतृत्व नहीं करता, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देने के लिए यह सहायक है। ऑलराइट, यानी कि वैश्वीकरण ने संस्कृतियों को मिलाया भी है, संस्कृतियों का मेल जोल दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। चलिए 11वां सवाल है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। दोनों तरीके की बात आपसे पूछी गई कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। चलिए समझते हैं उत्तर के जरिए। तो देखें, भारत कैसी कंट्री है, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देश को भी बहुत प्रभावित किया है। जैसे कि पहले पॉइंट में हम समझें कि विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं। ठीक है, बड़ी मंडी के रूप में, यानी कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ मिलता है यहाँ। तभी तो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे, यहाँ के रिसोर्सेस को उपयोग करने के लिए आए थे और बहुत उपयोग भी किया और खुद को धनी बनाया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। और भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। आप देखें हैं कि भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो भी काम उन्हें मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी विदेश में दिखाई देती है उस सेक्टर में वो काम करने के लिए जाते हैं। यूरोप एवं अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, ठीक है। जैसे कि अब देखें कि किस प्रकार से वैश्वीकरण ने वेस्टर्न कल्चर के चलते भारत को प्रभावित किया है। जैसे कि भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज्जा खाना, टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, बिल्कुल है। तो दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। अभी तक हमने क्या जाना कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। अब हम क्या जानेंगे, क्या जानेंगे कि भारत ने कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया, कि भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो भारत के लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं, वहां के कल्चर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन हम तो भारतीय, दिल से तो हम भारतीय हैं ना। हम कहीं भी चले जाएं, हमारी मिट्टी का असर तो हमें रहेगा ना, हमारी संस्कृति का असर तो रहेगा ना। तो जो हमारी संस्कृति है उसको हम दूसरे देशों में भी जाकर फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें अपनाते हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं, जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, हमारे रीति रिवाजों को बढ़ावा मिलता है। और भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के कई देशों को इसकी ओर आकर्षित किया है। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में क्यों आ रही है, भारत में क्यों अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपना प्लांट या अपना कारखाना लगा रही हैं,
क्योंकि भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है, भारत में संसाधन है। और एक कंपनी को क्या चाहिए कि कॉस्ट कम से कम हो, यानी कि लेबर कॉस्ट कम लगे, श्रम जो है उन्हें मजदूरी कम देनी पड़े और संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में कम कीमत पर मिल जाए। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत में यही देखा। फिर भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से भारत ने भी दुनिया को प्रभावित किया है, यानी कि वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। तो ये रहे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 7 के, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के। और इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, तो रोज रात को 10 बजे आपको मिलता है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर। तो रोज रात को 10 बजे आपको जुड़ना ही है। अब नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेशन। तो जुड़ना ना भूलें। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।